दक्षिण भारत का एक राज्य है, वहां एक आईएएस अफसर और एक आईपीएस अफसर आपस में भिड़ गए हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि सोशल मीडिया पर पर्सनल तस्वीरें तक शेयर की जाने लगी। क्या है पूरा विवाद, विस्तार से बताएंगे। साथ ही लेकर चलेंगे एक ऐसे राज्य की ओर जहां पर सरकार आपको लॉटरी खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर उस वायरल गाने के बारे में भी बताएंगे जिसने पूरा इंटरनेट तोड़ रखा है, बवाल मचा रखा है, सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी। इसके बाद बात आवारा कुत्तों पर भी करेंगे। वैसे तो इनका आतंक पूरे देश में है, लेकिन एक राज्य में इस कदर पहुंच गया कि हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात होगी आरवम के इस एपिसोड में। स्वागत है अक्षता आपका, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं तो ठीक हूँ। शूट करने के बाद हमारी टीवी पे आ गई डायरेक्टली। हाँ, इसलिए आज आपको अक्षता एकदम टीवी एंकर वाले ड्रेसअप में दिखेंगी। फिर शायद आपका वापस शूट है ना? हाँ, इसके बाद भी। तो शुरुआत इस बार भी कर्नाटका से ही करें। अब चुनाव आने वाले हैं और खबरें भी वहां से इतनी ज्यादा आ रही है, इसलिए लास्ट टाइम भी हमने कर्नाटका से ही शुरुआत की थी, इस बार भी वहीं से ही करते हैं। कर्नाटका में एक आईएएस और एक आईपीएस ऑफिसर आमने सामने हैं, भिड़े हुए हैं। इसी से जुड़ी बहुत खबरें आ रही है, सोशल मीडिया पर पर्सनल पिक्चर्स भी दिख रही हैं आईएएस ऑफिसर्स की। पूरा मामला क्या है ये समझते हैं और इस मामले में अब अपडेट क्या आया है वो भी हम अक्षता से ही जानेंगे। तो पहले आप तो बताइए, ये शुरू कहाँ से हुआ? तो बहुत हुआ है इस स्टोरी में। आईपीएस ऑफिसर रूपा है और आईएएस ऑफिसर रोहिणी सिंदूरी, दोनों में ये बहुत बड़ा पब्लिक स्पैट हुआ। और ये कैसा शुरू हुआ, आईएएस ऑफिसर रूपा ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें 19 एलिगेशंस लेवल करी थी आईएएस ऑफिसर रोहिणी सिंदूरी के खिलाफ। और उसमें ज़्यादातर जो सबको बहुत सेंसेशनल और मतलब सीरियस लगा वो ये था कि आईएएस ऑफिसर रोहिणी सिंदूरी उनके मतलब आईएएस कॉलीग्स जो है उनको कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स भेज रही थी। ये एक एलिगेशन थी। और ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक पिक्चर वायरल हो रहा था जहाँ पे रोहिणी सिंदूरी आईएएस ऑफिसर जो थी एक जेडीएस एमएलए के साथ फोटो हुआ था जो वायरल जा रहा था। और इसके बीच में आईपीएस ऑफिसर रूपा ने ये भी डाल दिया कि वो पिक्चर्स बेचती है, बहुत इनअप्रोप्रिएटली बात करती है। एक ऑफिसर है कर्नाटका में डीके रवि बोलकर, जो आईएएस ऑफिसर था, जो कुछ साल पहले सुसाइड किया था। तो उस पर मतलब बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, तो उनकी स्टोरी भी लेकर पूरा ड्रैग करके इसमें इस पूरे मामले में डाल दिया। तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया क्योंकि कभी मतलब हमने नहीं देखा कि एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ऐसे पूरे पब्लिकली फाइट कर रहे हैं। और रूपा के अगर आप एलिगेशंस देखोगे बहुत मतलब सीरियस है कि वो बोल रहे हैं कि ऐसे पिक्चर्स वैसे पिक्चर्स स्क्रीनशॉट्स के साथ भेज रही थी और फोटोज शेयर कर रही थी, ये सब सोशल मीडिया पे डाल रही थी। सो ऑब्वियसली पब्लिक ग्रीवेंसेस डाल रही थी। और रोहिणी सिंदूरी जो पहली रिएक्शन उनकी थी वो डायरेक्टली रूपा को बोल दिया गेट वेल सून, जैसे कि इनका कुछ मेंटल इलनेस है। और बोल दिया कि अगर वो ऐसे पर्सनल जा रही है तो मैं भी जाऊंगी। और फिर बहुत बड़ा हो गया कि रूपा के हस्बैंड को भी मतलब पूरा ड्रैग करके बहुत बड़ा इश्यू हो गया और गवर्नमेंट ने फाइनली इंटरवीन करके दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया। अभी अगर आप देखोगे दोनों को ट्रांसफ़र विदाउट अ पोस्टिंग कर दिया। और आईपीएस ऑफिसर रूपा के हस्बैंड को भी ट्रांसफ़र कर दिया। और उनकी नेक्स्ट पोस्टिंग क्या है पता नहीं। जैसे अभी आप मान लो कि सरकार ने इस डिसीजन ले लिया क्योंकि एक पनिशमेंट जैसे कर रहे हैं। जब ये सब ड्रामा हो रहा था तो फिर गवर्नमेंट बोल दिया दोनों से मीडिया से बात मत करो क्योंकि ये ज़्यादा मतलब पर्सनल हो रहा था और पब्लिक हो रहा था। तो दोनों मतलब बंद किया बात करने से मीडिया से। और अभी जैसे इस ट्रांसफ़र के बाद अगर आप देखोगे एक दो और डेवलपमेंट हुए हैं। एक एक्टिविस्ट है जिसने एक ऑडियो मैसेज लीक किया है, एक ऑडियो फाइल, जिसमें वो बोल रहा है आईपीएस ऑफिसर रूपा उनको थ्रेटन कर रहा है। वो बोल रहा है कि आप भी बात करो और कंडेम करो रोहिणी सिंदूरी को, और कुछ लैंड डील के बारे में जिसमें सिंदूरी की फैमिली भी ड्रैग कर रहे हैं। इसके ऊपर भी एक डेफेमेशन नोटिस ये आईएएस ऑफिसर अभी आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ लगी है। उसमें बोल रही है कि पब्लिकली रूपा उनके फेसबुक अकाउंट पे अपोलोजाइज करनी चाहिए क्योंकि उसने बोला कि कुछ लैंड डील्स में रोहिणी सिंदूरी की फैमिली को भी कुछ एडवांटेज मिला था। तो इसके ऊपर ये जो आईएएस ऑफिसर है उसने ऑफेंस ले लिया और ये डेफेमेशन सूट इसलिए फाइल किया क्योंकि वो बोल दिया कि रूपा को अपोलोजाइज करनी चाहिए, वो मेरे पे और मेरे फैमिली पे हार्म कॉज किया।
तो इसलिए तो अभी तीनों ट्रांसफ़र हुए हैं और डेफमेशन नोटिस भी है अभी इसमें। क्योंकि जब हम खबरें देख रहे थे या जब पूरा सोशल मीडिया पर ऐसे पिक्चर्स आ रही हैं, समझ तो कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी, लेकिन डी रूपा जो है आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर ये सारी पिक्चर्स अपलोड की। हाँ, और अगर जैसे मतलब डी रूपा जो है वो बहुत मीडिया फ्रेंडली है वैसे भी। हम सब जो मतलब कर्नाटका पॉलिटिक्स या कर्नाटका स्टेट को ट्रैक करते हैं, हम सबको डी रूपा बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो मतलब मीडिया से बहुत इंटरेक्ट करती है। और एक्चुअली स्पॉटलाइट में उस समय आई थी क्योंकि सालों पहले जब वीके शशिकला परपना अग्रहारा जेल में थी बैंगलोर में, आईपीएस ऑफिसर रूपा ने ही एक्सपोज किया कि उनको वीवीआईपी पर्क्स मिल रहा था जेल में। तो उस समय से रूपा स्पॉटलाइट में थी। वहाँ से मतलब उस डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र हुए हैं, तो अभी वो मतलब प्रिजन्स डिपार्टमेंट में नहीं है। लेकिन उस समय भी काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल लग रहा था क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरे को कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे कॉलीग्स मेरे खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैं ये जो ट्रूथ है शशिकला के बारे में, जब वो जेल में थी, उसके बारे में मैं तो बोलूँगी। तो उस समय ही वो एक्चुअली हेडलाइंस में पहले आए थे। उसके बाद ज़्यादातर बोल दिया, बहुत मतलब अनकन्वेंशनल ऑफिसर जैसा है। बोल सकते हो कि वो हमेशा बोलती है कि मेरे को कुछ पता नहीं कौन क्या कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मेरे मन में जो है मैं करूँगी और जो मेरे को लगता है कि वो सच है, वो मैं करूँगी। तो ये शशिकला केस से अब ये पूरा डेफमेशन का ड्रामा और ये मतलब वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक जो हो रहा है एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ, ये सब मतलब आईपीएस रूपा अगर आप पूछोगे तो मतलब वो कंट्रोवर्सी से इसके पहले भी जुड़ी है, लेकिन वो थोड़ा अलग कंट्रोवर्सी था जिसमें वो बोल रही थी कि मैं सच के लिए लड़ूंगी और जो भी हो रहा था मेरे को एक्सपोज करनी है। हाँ, इसीलिए जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी आए और जब हमने भी कवर किया तो मैक्सिमम लोग यही कमेंट कर रहे थे, मतलब वो साइड्स पिक कर लेते हैं ना, कोई भी फाइट हो या कोई भी कंट्रोवर्सी हो तो अक्सर लोग कोई एक साइड में चले जाते हैं कि नहीं हमें तो लगता है कि यही सही है। तो बहुत सारे लोग यही बोलते थे कि जो आईपीएस डी रूपा है वो बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और वो हमेशा सच ही बोलती हैं, इसीलिए हम तो उन पर ट्रस्ट करते हैं, या मतलब वी आर ऑन। वो तो मतलब पता नहीं कि कौन सच है कौन गलत, लेकिन हाँ रूपा ने ये भी कर दिया कि उनके फेसबुक पे पूरा फोटोज़ जो है सब कुछ डाल दिया और बोल दिया कि ऐसे फ़ोटोज़ ही भेज रही है। फिर व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स भेज रही थी, बोल रही थी कि देखो मेरे फ़ोन पे, मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे क्या-क्या मैसेजेस आए हैं, ये वो। तो मतलब बहुत एक्सप्लोसिव सा था, लेकिन वो क्यों ऐसे पब्लिक गई थी वो पता नहीं, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा नहीं था कि वो पहले कंप्लेंट किया रोहिणी सिंदूरी के खिलाफ। और ऑब्वियसली वो एक वायलेशन है उनकी गाइडलाइंस। अगर देखोगे ये भी एक बेसिक वायलेशन है कि अगर सिंदूरी ने ऐसे फोटोज भेज दिया तो वो भी एक वायलेशन है, तो उस पर भी जांच चल रहा है अभी। हाँ, क्योंकि मतलब मामला जो करप्शन से जुड़ा, लैंड स्कैम जिसकी बात हो रही है, ये सब ठीक है, लेकिन पिक्चर्स वाला बहुत हमें भी देखने में बहुत वियर्ड लगा। ऐसा कभी हुआ नहीं ना कि कोई किसी की पर्सनल पिक्चर्स ऐसे पब्लिक करे और आईएएस ऑफिसर की। हाँ, और पहले ऐसी खबरें आई तो हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में, बिहार में भी एक बार आईपीएस ऑफिसर्स और होमगार्ड और एक और पुलिस अफसर थे, मतलब आपस में इनका कुछ था, फिर बाद में ट्रांसफर हुआ और जो भी केस क्लोज हुआ, लेकिन वो भी इतना चर्चा में नहीं आया क्योंकि पर्सनल पिक्चर्स या पर्सनल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी, लोगों को और इंटरेस्ट आ जाता है। ये तो मेरे को पहली बार है जब मैं ऐसी स्टोरी कभी भी नहीं देखी। जो बिहार एग्जाम्पल है मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है एटलीस्ट ये जब मैं देख रही थी ये स्टोरी जैसे अनफोल्ड कर रहा था, ये मैंने कभी नहीं देखा एक आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर ऐसे पब्लिकली इंसल्टिंग ईच अदर, और जो भी मतलब सोशल मीडिया पोस्ट, मीडिया इंटरेक्शंस में ऐसे पर्सनली लेना बात। तो इसलिए अच्छा हुआ कि सरकार इंटरवीन कर दिया, पर ऑब्वियसली देयर विल बी क्वेश्चंस कि क्या इसमें कुछ सच था, क्या हुआ, क्या ऐसे क्यों हुआ कि दोनों पब्लिक ऐसे जाकर मतलब लड़ाई शुरू कर दी। और दोनों ही ऑफिसर्स एक दूसरे को वो कोड ऑफ कंडक्ट याद दिला रहे थे कि सिविल सर्वेंट्स को ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए। आपको मतलब रोहिणी जी का आरोप रूपा पर था, रूपा जी का आरोप इन पर था कि दोनों ही कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये कोई सिविल सर्वेंट करता हुआ अच्छा नहीं लगता। और अक्षता, हम तो बस यही होप कर सकते हैं कि जो भी ये मैटर है, ये मतलब इसका सल्यूशन आए और जो भी सच है वो सामने आए, और जो कुछ लोगों में वो स्त्री द्वेष, एंटी वुमेन वो दिख रहा है ना, जिनको ये भी एक बढ़िया एंटरटेनमेंट की चीज़ लग रही है। आई सॉ सम वेरी हेटफुल कमेंट जिसमें दे वर सेइंग कि अब एक फीमेल जज को भी ले आओ
तो बढ़िया एंटरटेनमेंट होता रहेगा और नई स्टोरीज बिल्डअप होंगी, तो इस पे फुल स्टॉप हो और सीरियसली इस मैटर को वैसे डील करके क्लोज किया जाए। इसके बाद अक्षता चलते हैं केरला की तरफ, क्योंकि वहाँ से भी एक बहुत दिलचस्प खबर आई और मुझे तो बहुत नए फैक्ट्स पता चले, इसलिए मैं चाहती थी कि इस पर बात हो बहुत अच्छे से। आप लोगों को अगर याद हो, कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि एक ऑटो रिक्शा वाले ने 25 करोड़ की 25 करोड़ की लॉटरी जीती है और वो ऑटो वाले के विजुअल्स हर तरफ वायरल हुए, फोटोज बहुत आई और ऐसे सेलिब्रेशंस करते हुए पिक्चर्स आई। फिर कुछ दिन बाद खबर आई कि वो ऑटो वाले कहने लगे कि अच्छा ही हुआ, मतलब अच्छा ही होता कि काश मैं पैसे ना जीतता, क्योंकि आई एम फेड अप विद माय रिलेटिव्स और उन लोगों से जो सबसे मुझसे उधार मांग रहे, आ रहा था कि प्लीज थोड़ा पैसा दे दो मेरे को। सब उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांग रहे थे। लेकिन अब अपडेट ये है कि ये पहले करोड़पति लॉटरी एजेंट बने हैं केरला के। और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि केरला सरकार प्रमोट करती है कि आप लॉटरी खेलो। स्टेट ओन्ड है लॉटरी बिजनेस वहाँ पे। कैसे, मतलब मैं आराम से जान चुकी कि कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि और बाकी जगह तो इसे ये माना जाता है ना, मतलब गलत ही माना जाता है कि आप अपने मेहनत के पैसे को कैसे ऐसे। नहीं तो अगर आप देखोगे, अगर आपने कभी केरला गए हो तो आप देखोगे कि हर गली में, हर जगह में एक लॉटरी शॉप होगा। और अगर लॉटरी शॉप भी नहीं है तो जैसे आप स्ट्रीट में जा रहे हो, एक छोटे मोटे जैसे फूल वाला है ना मंदिर के बाहर, वैसा लॉटरी वाला होगा जो लॉटरी टिकट्स बेच रहे हैं। उतना पॉपुलर है केरला में। और जितना भी लोग हैं ना, रिच पुअर, ज़्यादातर पुअर, वो तो लॉटरी में बिल्कुल बिलीव करते हैं और मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ तो लक होनी तो है, अगर आज नहीं तो कल, वैसा। और एक बहुत बड़ा बिजनेस है। मान लो कि डेली 1.08 करोड़ लॉटरी टिकट्स प्रिंट होता है एंड नियरली फुल्ली सोल्ड आउट डेली। तो इतना बड़ा बिजनेस है केरला में। जो आप स्टोरी बता रहे थे अनूप के बारे में, जो 25 करोड़ मिला था सितंबर में, वो तो सबसे बड़ा लॉटरी है। तिरुवोनम लॉटरी बोलते हैं, जो ओनम के बम्पर लॉटरी है। तो इसलिए विनिंग प्राइस जो था वो 25 करोड़ था। और हर लॉटरी सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है। एक लॉटरी सिस्टम है जो 50-50 लॉटरी बोलते हैं। और ये जो पूरा लॉटरी सिस्टम जो है केरला में, एक्चुअली 1967 में शुरू किया था, तो 56 इयर्स पहले। और उस समय से अब तक इतना बड़ा बिजनेस हुआ है केरला में कि जॉब्स देता है। ज़्यादातर लोग थोड़ा एडिक्टेड भी है लॉटरी से, क्योंकि हर दिन कुछ पैसे देते हैं खरीदने के लिए टिकट। कुछ लोग तो मतलब उनके पूरा फॉर्च्यून्स बदल गए, क्योंकि उनको जीत लिया लॉटरी से। और उनके पूरे लाइफ तो ट्रांसफॉर्म हो गए, जैसे अनूप का स्टोरी भी है। और अगर उनकी स्टोरी देखोगे तो अच्छा है, क्योंकि 25 करोड़ मिल गया। और फिर उसने सोच लिया कि ठीक है, अभी मैं ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊंगी, लेकिन मैं लॉटरी एजेंट बनूंगी। तो जो लॉटरी एजेंट है वो टिकट्स बेचते हैं। तो उनका एक अलग सा स्टोर है जिसने सेटअप कर दिया। बस जैसे आप बता रहे थे, दी ओनली करोड़पति लॉटरी एजेंट है अभी केरला में। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें इंटरव्यू में बोल रहा था कि देखो, एक कबर्ड है उनके घर में, और उस कबर्ड में पूरा लेटर्स है ज़्यादातर लोगों से, मतलब पूरे केरला से और नेशन वाइड से, जिसमें सब बोल रहे हैं प्लीज़ थोड़ा पैसा दे दो। तो इसलिए मतलब महीनों पहले ये बोल दिया था कि मतलब मैंने क्यों जीता, क्योंकि सब मतलब मेरे को तंग कर रहा है कि पैसे दो। केरला के लॉटरी बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे मैं बोल रही थी, स्टेट ओन्ड है। और रेवेन्यू अगर आप देखोगे एक साल में नियरली 10,000 करोड़ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है ये। और जितना भी रेवेन्यू है, ऑब्वियसली वो ब्रेकअप है कि ज़्यादातर जो पैसा है वो लॉटरी सिस्टम में ही जाता है, क्योंकि आपको विनिंग मनी भी देना पड़ता है, तो उसमें जाता है। लेकिन डेली लॉटरी सिस्टम है केरला में, और शायद वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जहाँ स्टेट ओन्ड है पूरा लॉटरी सिस्टम। और मैंने ये भी पढ़ा कि देयर आर 1 लाख रजिस्टर्ड लॉटरी एजेंट्स इन स्टेट, मतलब जो आधिकारिक तौर पर एजेंट्स हैं, जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या क्या कहें, जिनको मतलब मान्यता प्राप्त है, वो 1 लाख है। और बाकी तो जो नॉन रजिस्टर्ड होंगे, और जो आप कह रही हैं कि छोटे मोटे स्ट्रीट्स में ऐसे बैठते हैं और वो जो करते हैं। नहीं तो इट क्रिएट्स अ लाइवलीहुड। वैसे तो एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स दे रहे हैं। तो ज़्यादातर जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जितने भी पुअर है केरला में, उनको एडिक्शन हो रहा है, जितना भी पैसा मिल रहा है वो लॉटरी टिकट में दे रहे हैं। लेकिन दूसरा साइड यही है कि इतने एजेंट्स को
आप एक जॉब दे रहे हो, जैसे एक वेलफेयर सोसाइटी भी है केरला में इनके लिए, कि जितना भी उनके लिए जो राइट्स होनी चाहिए वो दे, एक परसेंटेज ऑफ शेयर्स भी उनको देते हैं ऑफ द विनिंग अमाउंट। तो ये सब मतलब लॉटरी एजेंट्स के लिए रखते हैं, तो ये एक बूमिंग बिजनेस है केरला में, और एक एडिक्शन भी है स्टेट में। हाँ, मतलब हम हाँ। अगर घर पर ही कार्ड्स या ऊनो प्ले करें और हम अगर उसमें ऐसे 5-10 रुपए लगा कर ही, तो वो इतना एडिक्टिव हो जाता है कि रातें मतलब ये होता है कि अब बस बंद करो, बहुत हो गया, बहुत गेम्स हाँ, पे हो और गए। इमेजिन एक लॉटरी टिकट में आपको 25 करोड़ मिलता है, मतलब अनहर्ड ऑफ। और एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को अभी 25 करोड़ है उनके पास, ऑब्वियसली कुछ डिडक्शंस भी है, लेकिन मतलब आप समझ सकते हो कि उतना बड़ा सा कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है उनका लाइफ। लेकिन ये जो आप एडिक्शन वाली बात करिए, मतलब मेरा कंसर्न ये है, और इसी पर ही मैं जानना चाहूंगी कि क्या वहां पर कोई रेजिस्ट नहीं करता या कोई इस बात का विरोध नहीं करता कि ये क्या बिजनेस चल रहा है, लोगों की मेहनत का पैसा वो ऐसे ही लक के नाम पर लगा देते तो हैं। ज्यादातर ऑपोजिशन है, एंड आई थिंक मोस्ट वोकल वॉइस जो है वो है केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। ओके। जो मतलब हमेशा, ऐसे तो गवर्नमेंट गवर्नर का जो झगड़ा हमने देखा है कई स्टेट में, वो केरला में भी है। तो आरिफ मोहम्मद खान ये भी बोल दिया कि आप एनकरेज कर रहे हो कि जितने भी पुअर है केरला में, उनके पैसा आइदर लॉटरी में डाल दो या मतलब लिकर में डाल दो, पीने में, अल्कोहल में। तो इसके ऊपर ज़्यादातर चर्चा भी हुआ है, लेकिन सरकार ने क्लियरली बोल दिया कि हमारे पास मतलब कुछ प्लान नहीं है कि हम बैन करेंगे या स्टॉप करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सिस्टम मिला है अभी सरकार को। और दूसरी चीज़, क्योंकि आपके इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट हब भी हुआ है केरला में, तो अगर आपने सडनली डिच किया लॉटरी को, तो फिर इतने लोगों को कुछ काम ही नहीं होगा। और जैसे आप बता रहे थे, एडिक्शन तो है, तो शायद उसको एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अचानक से बंद करने पर तो हमने हर जगह यही देखा है, जब भी आप किसी चीज को अचानक से बंद करो तो वो बंद तो नहीं होती, लेकिन इलीगल तरीके से फिर होने लगती है, बीट एनीथिंग। जिन राज्यों में लिकर बैन है वहां पर भी ये देखा गया है कि, और ये है ही फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लिकर पीनी ही बंद हो गई या कोई लेता ही नहीं है, वो फिर इलीगल वहां पर चलता ही है बिजनेस। आपको क्या लगता है, ये जो लॉटरी सिस्टम है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या बैन लगना चाहिए, या इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए? मतलब जो भी आपकी राय है आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो वैसे तो अगर आपको भी लॉटरी में इंडल्ज करना है तो आप केरला जाओ, जैसे मतलब एक टूरिस्ट भी जाते हैं, वो भी मतलब ले सकती है एक टिकट। जैसे बस यही रूल है कि आपको केरला में ही लेना है। तो अगर आप मतलब एक हफ्ते के लिए हो केरला में, उस समय तो आप लॉटरी ट्राई कर सकते हो। जैसे और अगर ग्वालियर आप के लोग लकी हो कैसीनो तो वगैरह हाँ, खेलते तो अगर सोनल लकी हो गई तो वापस नहीं आएगी। नहीं, मैं अपने बहुत सारे पैसे ऐसे किसी भी रिस्क में नहीं लगाना चाहती। मतलब मैं अभी भी उस जनरेशन पे हूँ कि मैं एफडी करके पैसे सेव करना प्रेफर करूंगी। तो मेरे लॉटरी विनर भी वहां पे ही जाएगी। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की तरफ क्या, ये तो एक और वायरल चीज है इंटरनेट पर, जिसने मतलब हर जगह बवाल मचा रखा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो। और अगर आप थोड़ा सा भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं रील्स देखने में या फेसबुक शॉर्ट्स देखने में, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपने ये गाना सुना ही होगा, टम टम। और इस गाने पर मतलब इस पर आगे बात करें उससे पहले मैं बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जैसे ये गाना वायरल हुआ, हमें जानना था कि इसके लिरिक्स क्या हैं, बात क्या हो रही है, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आया, बस बीट पसंद आई और गाना वायरल हुआ। और हर किसी ने लगभग रील बनाई, मतलब जितने नॉर्थ इंडिया के भी सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, विद्या बालन, शिल्पा शेट्टी, सबके डांस रील्स, और जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है बरखा, और मैंने आपको 2-4 के लिंक भी भेजे थे, सबने इस पर डांस करते हुए रील डाली है या कोई ना कोई स्टेप करते हुए। और वो जो वहाँ से मुझे हमारी जो एंटरटेनमेंट सिनेमा टीम की साथी है मेघना, वो देख रही है, क्योंकि मैं सबको कन्विंस कर रही थी ऑफिस में कि चलो ये हम भी स्टेप प्रैक्टिस करके डांस करते हैं, बट नोबडी अग्रीड विथ मी। तो मैंने ही खुद घर जाके ऐसे 1-2 स्टेप, बट मुझसे हुआ नहीं मुझसे। तो हमने अक्षता को मैसेज किया कि इस गाने के लिरिक्स क्या है, अक्षता ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो हिंदी में भी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? गाना। अच्छा, हाँ, और इट्स नॉट दैट बैड, मतलब यूजुअली लॉस्ट इन अरे मेरे को ट्रांसलेशन। अच्छा नहीं लगेगा, सॉरी। मैं तो बायस्ड हूँ, लेकिन जब भी ऐसे जैसे
ये गाना जो था ना पुष्पा से तेलुगु में नहीं वो तो मतलब जो तेलुगु में ही था वो बहुत बड़ा हाँ। हिट हुआ था, लेकिन श्रीवल्ली हाँ जो तेलुगु में था और हिंदी में था, तो मैंने एक्चुअली जब हिंदी में थोड़ा टाइम लगता है ना, आई थिंक 1-2 महीने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा हिट हुआ था, लेकिन पहला तो तेलुगु में बहुत बड़ा हिट था, तो वो हैबिट हुआ कि मैं सुनूंगी। और जब भी ये हिंदी वर्जन आता है ना, वो तेलुगु लिरिक्स मेरे मतलब मन में जाता है और फिर मतलब पूरा ऐसे मिक्स हो जाता है, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। तो सेम नहीं लगता है मेरे को, बिल्कुल डिफरेंट लगता है। और इसमें टमटम तो आई कांट इवन इमेजिन इन किसी और भाषा में। क्योंकि मैंने दोनों सुना, पहले वाले का मुझे कोई लिरिक्स समझ में नहीं आया, दूसरा वाला मैंने सिर्फ लिरिक्स के लिए सुना था और इतना खराब नहीं है मतलब लिटरल ट्रांसलेशन है क्या? हाँ लिटरल ट्रांसलेशन। तो पहले गाने पर बात कर लेते हैं। लोग अब तक सोच रहे होंगे कि कौन सा गाना है, क्या हम बस बात किए जा रहे हैं। गाने का टाइटल टमटम है और क्या लिरिक्स है वो आप तमिल फिल्म एनिमी से है। और एक्चुअली अगर आप देखोगे ये सॉन्ग आई थिंक 1 साल या उसके ऊपर भी, मतलब उसके पहले भी रिलीज हुआ था और उस समय वहाँ पे बहुत बड़ा हिट हुआ था। ये जो फिल्म है उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था वहाँ पे। अभी 1 साल के बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैवल करके आ गया। लेकिन एक वेडिंग सॉन्ग है, टिपिकल वेडिंग सॉन्ग है। टमटम जो है एक साउंड है जो मतलब बोल रहे हैं कि एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करने के लिए। लिरिक्स जब हम बात भी कर रहे थे, मैं बोल रही थी कि हर लाइन थोड़ा डिफरेंटली डिस्क्राइब करना पड़ता है, लेकिन 1-2 वर्ड तो आप समझ सकते हो कि गार्लिंड्स के बारे में बात करते हैं। जो टर्मरिक है, क्या बोलते हैं, हल्दी जो है, गार्लैंड को, वो जो गार्लैंड एक्सचेंज वाला फंक्शन होता है, हिंदी में कहते हैं वरमाला। हाँ वहाँ पे माला बोलते हैं, तो वहाँ क्या माला, माला, हाँ वो है माला जो आप भी बोलते हो, वरमाला जो हाँ, वर वधु को, हाँ, वर इज द ग्रूम और हाँ तो माला इज द ये हाँ गार्लैंड, हाँ तो वही। सो हर एस्पेक्ट के ऊपर ये सॉन्ग है, बट इट्स एक्चुअली अ हैप्पी वेडिंग सॉन्ग, वही है थीम। और अगर मैं ट्रांसलेशन में जाऊँ तो मतलब एक दिन तो लगेगा मेरे को ट्रांसलेट करने में। मतलब वो जितना हिस्सा वायरल हो रहा है रील्स में और यूट्यूब शॉर्ट्स में, वो हिस्सा है जहाँ पे बात हो रही है कि हल्दी का फंक्शन, वरमाला का फंक्शन, खुशियों का, ये शहनाई बज रही है। मतलब लिरिक्स तो ये है, लेकिन लिरिक्स से ज़्यादा आई थिंक बीट बहुत हाँ वो है, मतलब बहुत कैची है। आई थिंक ऐसा है कि फर्स्ट टाइम सुनोगे तो फिर मतलब नॉन स्टॉप ऐसे बजेगा आपके माइंड में। तो ये सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ है। मैं देख रही थी यूट्यूब पे, आई थिंक एटलीस्ट ओवर सम 300 मिलियन व्यूज या कुछ मिल रहे हैं। 33 करोड़। हाँ मतलब ये इसके पहले तो इतना बड़ा हिट नहीं था। बहुत अच्छा था, तमिलनाडु में इतना ज़्यादातर लोग उसको पता था, लेकिन अभी पूरा नेशन वाइड हिट हुआ है। और जो फिल्म है वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर है, एनिमी फिल्म का नाम है, आप भी देख सकते हैं। अक्षता ने मुझे बताया, जबकि वो 1 साल पुरानी फिल्म है और आपको OTT पर मिल जाएगी। मैंने देखी और मुझे ओके लगी। नहीं फिल्म तो मतलब फ्लॉप था वहाँ पे, एटलीस्ट फ्लॉप था। हाँ उतना अच्छा से मतलब उतना अच्छा नहीं था। एक्टर्स अगर आप देखोगे, एक्टर विशाल है उसमें और आर्या है। दोनों मतलब ठीक ठाक पॉपुलर है, उतना बड़ा सुपरस्टार जैसा नहीं है। विशाल अगर आप देखोगे थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी डैबल किया था। और उनके एक्चुअली एक वीडियो भी वायरल हो रहा था 2-3 दिन पहले, जहाँ एक फिल्म शूट में एक स्टंट कर रहा था और एक नैरो एस्केप हुआ था उनको। एक ट्रक आकर उनको ऑलमोस्ट हाँ सेट पे एक ट्रेजेडी जैसा ऑलमोस्ट हुआ था, लेकिन एवर्ट हो गया, वो टाइम पे ऐसे निकल गया। वो फुटेज भी हम दिखाएंगे। तो वो मतलब विशाल जो एक्टर है बहुत थोड़ा सा पॉपुलर है, फिल्म्स नॉन स्टॉप आता है। लेकिन उनका एक और सॉन्ग है जो सालों पहले का है। जब भी कोई विशाल के बारे में बोलते हैं, वो ही सॉन्ग मेरे मन में आता है, क्योंकि वो बहुत पुराना है। आई थिंक 2005 जैसा सॉन्ग है। उनकी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फिल्म्स है संडकोरी बोलकर, संडकोरी। और इसमें एक सॉन्ग है दावनी पोट्टू दीपावली। तो वो सॉन्ग भी चेक कर लो, क्योंकि वो भी मतलब थोड़ा सा इंडियन बीट्स पे है और वेरी डिफरेंट फन सॉन्ग है। तो वो भी विशाल का है और फैमिली फन वैसा वाला सॉन्ग है। दावनी पोट्टम दीपावली, दावनी पोट्टू दीपावली। हाँ दावनी वो हाफ सारी जो है ना, वो दावनी बोलते हैं। आपने तो बताया था पहले एपिसोड में, हाँ, के याद है मुझे। तो वो है दावनी पोट्टू दीपावली, एक अच्छा सॉन्ग है जो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन अक्षता। और
चाहे ये टमटम गाना हो, चाहे जब कोलावेरी डी वायरल हुआ था, ऐसे गाने जब मैं सुनती हूँ तो मैं उसके कमेंट सेक्शन को जरूर एक बार स्क्रॉल करती हूँ, जो मेरी बहुत बुरी आदत है। इसके भी कमेंट में मुझे वही कुछ बात दिखी कि हमें कोई लिरिक्स नहीं समझ में आ रहा है, क्या कह रहे नहीं, बट वी आर एंजॉइंग द सॉन्ग। पीपल फ्रॉम लद्दाख वर कमेंटिंग ऑन इट, और जो टॉप कमेंट्स होते हैं मैं 8, 10, 12, 15 आई थिंक तमिल सॉन्ग्स मेरे को लगता है कि सबको यहाँ पे पता होगा। जब भी मैं बात करती हूँ, एक है अपड़ी पोड पोड, वो वाला सबने डांस किया गाना, कोलावेरी डी, राउडी बेबी, ये सब तो मतलब यहाँ पे भी इतना बड़ा हुआ जहाँ जितना वहाँ पे, तो ये सब मतलब डांसी फन सॉन्ग्स जो है, पूरा मतलब लिरिक्स कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जब भी कोई शादी की कोई वीडियो अपलोड होती है तो मुझे चेन्नई एक्सप्रेस का, या फिर वो जो चेन्नई एक्सप्रेस का गाना था ना, लिरिक्स स्टार्टिंग में जिसके नहीं समझ में, आपने नहीं देखी है? मैंने नहीं देखी, फिल्म तो नहीं देखी, क्योंकि गाने मतलब जब लुंगी डांस के लिरिक्स मैंने सुना कि इतना गुस्सा आ गया मेरे को कि हाँ, लिरिक्स तो बहुत प्रॉब्लमेटिक थे। अग्री। कोकोनट लस्सी वाला क्या था वो? दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। बहुत गुस्सा आया, कौन कोकोनट लस्सी पीता है? क्या है वो? अक्षता ऑफेंड हो गई है इस बात पे। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि किसी ने चाय और कॉफी को मिक्स कर दिया। मिस इन्फॉर्मेशन है कि हम तमिलनाडु में कोकोनट लस्सी पीते हैं। अच्छा, नहीं पीते हैं? क्या है कोकोनट लस्सी? लस्सी कोकोनट में अंदर क्या है? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत ऑफेंसिव बात थी ये, मतलब अग्री करती हूँ मैं अक्षता से, ऐसे नहीं। थैंक यू। बस वो लिरिक्स चेंज करो। और बट फिल्म इज वेरी गुड। हाँ, मैं सुनी हूँ कि बहुत काफ़ी एंटरटेनिंग है, और एंटरटेनिंग भी है और बहुत सीरीन है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ नहीं, हाँ उसके बाद ज़्यादातर लोग मेरे को आकर बोलते थे, अच्छा तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जगह कहाँ है, ये वो पिक्चर कहाँ से आया है, वो सब तो चेन्नई एक्सप्रेस की वजह से था। तो हाँ, थोड़ा सा उसके वजह से थैंक यू, लेकिन लिरिक्स के लिए सॉरी, नो थैंक यू। अक्षता को और नाराज़ नहीं करेंगे और सीधे अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से एक बहुत दर्दनाक वीडियो आया जो अक्षता ने ट्वीट भी किया था। और खबर ये है कि वहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स कहते हैं अंग्रेजी में जिन्हें, आवारा कुत्तों का आतंक बहुत है। एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई जब बहुत सारे कुत्तों ने उसको अटैक किया। उसका सीसीटीवी विजुअल सोशल मीडिया पर बहुत चला। और ये मैटर मतलब इतना छोटा मैटर नहीं है, जैसे बीच में हमने सुना था कि बहुत कुत्ते ने लिफ्ट में काट लिया या कुत्तों ने आतंक फैलाया, मतलब ये खबरें आ रही थी और एक साथ 15, 20, 30, 40 खबरें आई। लेकिन यहाँ पर मैटर इतना बड़ा हो गया कि मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। अगर आप देखोगे वीडियो भी बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि एक 4 साल के बच्चे वैसे अकेला जा रहा था एक रोड में, और ये रोड एक्चुअली सर्विस सेंटर के पास है, इसलिए गाड़ी ऐसे पार्क्ड है। वो जा रहा था और उनके हाथ में शायद खाना था, तो वो जा रहे हैं और फिर एक कुत्ता आता है और फिर 2-3 आते हैं और उसको ड्रैग करके उनको बहुत सिवियरली इंजर किया था। उनके पापा एक सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पे, तो जब बच्चे चिल्लाने लगे तो फिर मतलब उनके फादर आया था, हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ग्रीवियसली इंजर्ड था। तो ऑब्वियसली जब वीडियो आया था और जितना भी इंफॉर्मेशन आया था वो इतना शॉकिंग था सबके लिए कि ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे थे कि क्या हैदराबाद में ऐसा बहुत बड़ा स्ट्री डॉग का प्रॉब्लम है। तो उस दिन के बाद एग्जैक्टली एक दिन के बाद एक और इंसिडेंट हुआ था ऐसे ही, लेकिन लकीली उसमें ज़्यादा सीरियस और सिवियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी एक बच्चा को काटा था एक स्ट्रे डॉग। तो अगर आप देखोगे हैदराबाद में उतना ज़्यादा स्ट्रे डॉग का मेनेस है कि नहीं, वो मैं इतना बोलूँगी कि जब हैदराबाद हाईकोर्ट में ये मामला आया था, जो तेलंगाना हाईकोर्ट में ये मामला आया था, तो उस समय हाईकोर्ट ने बोल दिया कि जो GHMC है, जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इसलिए उनको एक नोटिस भेजा है। जो GHMC है इस इंसिडेंट के बाद वो काफ़ी स्टेप्स भी लिया है। बोल दिया कि एनुअल बर्थ कंट्रोल जो है, वो हमारा ABC प्रोग्राम बोलते हैं इसको, वो ज़्यादातर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो डॉग्स को स्टेरिलाइज करते हैं। हम जो रॉ मीट लोग नो होटल्स में या शॉप में बाहर फेंकते हैं उसको बंद करवाएंगे, ताकि मतलब इतने कुत्ते एक जगह में नहीं आते हैं। तो ये काफ़ी स्टेप्स भी लिस्ट किया, लेकिन ये प्रॉब्लम हुआ है कई स्टेट्स में। जैसे केरला में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए ये कुत्ते ऐसे अटैक करने में, बहुत एग्रेसिव होकर। इतना बड़ा मामला हुआ कि ज़्यादातर डॉग्स को मार भी दिया।
क्योंकि और कुछ रास्ता ही नहीं था, क्योंकि जो सरकार थे वो पहले कुछ नहीं किया था और फिर इतना ख़राब माहौल हुआ था कि उसको और कुछ ऑप्शन ही नहीं था। लोगों ने मार दिया, ने मार दिया और फिर केरला गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और पूछ लिया कि क्या हम मार सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपकी वजह से ये हुआ था। तो केरला में भी ये पूरा ड्रामा हुए हैं। अभी हैदराबाद में ज़्यादातर बात कर रहे हैं कि ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है, तो क्या सेफ़ है हैदराबाद की जो स्ट्रीट्स है। मैंने देखा है ज़्यादातर, जब मैंने ये वीडियो डाल दिया कमेंट्स में ये था कि कोई नहीं आया वहाँ पे, क्यों नहीं आया, जो उनके फादर है वो क्यों इस बच्चे को ऐसे छोड़ के गए थे। लेकिन आप मतलब ये भी समझना चाहिए कि उनकी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, उनका एक ड्यूटी है और कोई नहीं था। मैं उनके फादर से भी बात की थी और मतलब इट वाज़ हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि वो रो रो कर बात कर रहा था और बोल रहा था कि मैं काम कर रहा था, पहली बार मैंने मेरे बच्चा लेकर वहाँ पे गया था मेरे काम के लिए, उनको कुछ खाना देना था और फिर मैं कहीं और मतलब ड्यूटी पे कर रही थी, कुछ कार आया था, गाड़ी आया था काम करने के लिए और उस समय ये हुआ था। तो इसलिए मतलब उनके फैमिली या उनके फादर या किसी और के ब्लेम करना कुछ नहीं है। और ज़्यादातर लोग ये भी बोल रहे थे कि किल द डॉग्स, वो भी नहीं कर सकते हो ऐसे ओवरवेलमिंगली जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं। लेकिन ये ज़रूर करनी चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ नहीं किया, उसके बाद ऑफ कोर्स उसने ले लिया जो भी कुत्ते हैं वहाँ पे और जितने भी काटा था उस बच्चे को, उसको मतलब पिकअप करके ले लिया वापस स्टेरिलाइजेशन के लिए या जो भी प्रोग्राम था। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि लोकल अथॉरिटी शायद, और ये शायद सिर्फ हैदराबाद में नहीं है, पूरे देश में ये प्रॉब्लम है कि जब तक किसी कुछ नहीं, मतलब जैसे एक इंसिडेंट होता है फिर एक्ट करते हैं, उसके पहले कुछ नहीं करते हैं। दूसरा, अगर आप हर सोसाइटी में जाओगे कुत्ते मतलब इतने ज़्यादा है, कुछ तो फ्रेंडली है कुछ नहीं है, तो अगर आप चेक नहीं करते हो तो कैसे पता चलेगा। आपने जो शुरुआत की बात बताई कि वो बच्चे के हाथ में खाना था और खाना लेने के लिए उसने अटैक किया या ये, तो मैं ट्विटर पर बहुत सारे जो पेट फ्रेंडली लोग हैं उनके कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उनका यही कहना था कि ऐसे जानवर तभी अटैक करते हैं या तो जब वो भूखे हों या उनका पास्ट कोई हिस्ट्री रहा हो, ऐसे उनके साथ कोई ऐसा बिहेवियर हुआ हो, पीटा गया हो, मारा गया हो, तो ये दो इंसिडेंट्स है जो उन्हें ट्रिगर करते हैं। जो अक्षता बात करनी थी कि सल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की कमी थी, मतलब जब ये इंसिडेंट हो गया, जब ये दुखद घटना हो गई, उसके बाद सरकार एक्टिव हुई और हाई कोर्ट ने स्यो मोटो लिया और खुद फिर नोटिस भेजा। लेकिन अब क्या सल्यूशन होता है ये देखने वाली बात होगी और मतलब आगे जो भी अपडेट होगा हम कोशिश करेंगे कि इस पर बात करें, और अगर वो जो भी फैसला आता है वो ऐसा होता है कि मिसाल है और हम बाकी स्टेट्स जहाँ कहीं भी ये प्रॉब्लम है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। अब बढ़ते हैं रिकमेंडेशन सेगमेंट की तरफ। इस हफ्ते अक्षता के पास रिकमेंड करने के लिए क्या क्या है देखते हैं। मैंने तो ऑलरेडी रिकमेंड कर लिया। अच्छा, आपने गाना, ओके। हाँ, लेकिन आपके रिकमेंडेशंस में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस बार। हाँ, तो इस बार रिकमेंडेशंस में मेरे पास खूब सारी किताबें हैं। अक्षता को मैंने पिछले हफ्ते बताया था, अक्षता ने कहा था कि आप आरवम में आकर रिकमेंड करना। लल्लन टॉप के और आरवम के एक दर्शक हैं जिनका नाम है CA अतिक खत्री, मतलब CA हैं वो, चार्टेड अकाउंट, वो अपना सोशल मीडिया हैंडल ऐसे लिखते हैं। तो अतिक लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम आए थे और वो आरवम रेगुलरली देखते हैं, तो वो कुछ किताबें देकर गए और कहा कि आप ये पढ़िएगा। ये किताबें हर, आप देखिए, तेलुगु, अच्छा, तेलुगु की लोकप्रिय कहानियाँ, अक्षता कितनी अच्छी हिंदी पढ़ी। केरल की लोक कथाएं, मलयालम की लोकप्रिय कहानियाँ, और ये पूरा हिंदी में है तो। हाँ, तमिल की, तमिल, हाँ तमिल, हाँ तमिल बोलते हैं, हाँ तमिल, मैंने प्रोनाउंसिएशन इसमें लिखा है तमिल। हाँ तमिल, ठीक है, तमिल ही है, तमिल या तमिल, तमिल, ओके। मैं सोच रही थी त में आ की भी मात्रा है, वो नहीं है ना, TAMIL लिखा है ना। कर्नाटक की लोकप्रिय कहानियाँ और है कन्नड़ की लोकप्रिय कहानियाँ। हर भाषा और मतलब हाँ डबल भी है कुछ। तो ये रेकमेंड कर सकते हैं, आपने पढ़ लिया? हाँ, मैंने तेलुगु पढ़ा था इस बार, अच्छा क्योंकि लगा? हाँ, मैंने सबसे पहली कहानी जो पढ़ी, मतलब मैं रेकमेंड करना ही उसी से चाहती थी। कई इंसिडेंट्स, कई एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिस पर या तो आप डायरेक्टली कुछ बोलो, जैसे हम डायरेक्टली ओपिनियन देते हैं ना, और कुछ ऐसे होते हैं जिस पर आप
इनडायरेक्टली बोल दो, लोगों पे छोड़ दो, हाउ दे आर परसीविंग इट। तो सबसे पहली स्टोरी जिनकी लिखी हुई है सुधार मीन्स चेंज, देखो करेक्शन। तो इस पर ये जो कहानी है ये उसी की बात करती है। एक पति पत्नी की है, पत्नी मायके चले जाती है, किस वजह से जाती है, और जब पति अपने घर पे जो नौकर है उनको भेजते हैं कि जाओ, मतलब वो उनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि जाओ अब जाकर उनको बोलना कि मुझसे गलती हो गई थी और ऐसे ऐसे आए। फिर वो कहते हैं कि रिपीट करके बताओ मैंने तुमको क्या बोला। तो वो जो रिपीट करता है दैट इज़ सो गुड, और वो बताता है कि वो रियलिटी बोल रहा है। मतलब आप उसको कितना भी सिखाने की कोशिश करो, लेकिन जो समाज की रियलिटी है, जो सोसाइटी की रियलिटी है, ही इज स्पीकिंग दैट ओनली। तो बहुत सटायर वाली कहानी थी। और जब मैंने उन राइटर के बारे में पढ़ा तो वो समाज की जो भी उस वक्त की बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उस पर सटायरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखते थे। तो मैं अच्छा स्टार्टिम है, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा, हाँ, फिर एक्सक्लेमेशंस। मैं एक रीडिंग सेशन करती हूँ हिंदी का। हाँ हाँ, क्यों we नहीं, should do it. 2 आवर्स ऑफ मेरी हिंदी में बस। ऐसा नहीं है, मतलब अक्षता के लिए, हिंदी के लिए ना, ऐसे बीच बीच में आप लोग कमेंट लिखते रहा करिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट नहीं, मेरे अप होता रहे। कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया, क्योंकि ये भी रीडिंग सेशन जो है मेरे लिए ही होगा, एक लर्निंग सेशन, आपके लिए नहीं। तो मैं अब से हर हफ्ते कोई ना कोई एक भाषा की कहानी पढ़ूंगी, और उसमें से जो कहानी मुझे अच्छी लगेगी या जिस राइटर की कहानी मुझे अच्छी लगेगी, मैं आपको उस राइटर के बारे में और उस कहानी के बारे में बताऊंगी। जिस कहानी का मैं जिक्र कर रही थी, इसे लिखा है गुरजाड अप्पा राव ने। गुरजाड अप्पा राव के बारे में जैसे ये कहानी ख़त्म होती है तो अंत में एक पन्ना जैसे ये लिखा है, उनके बारे में लिखा भी हुआ होता है, राइटर के बारे में। और ये जो बुक्स उन्होंने भेजी है, अगर कोई ख़रीदना चाहे, आप भी पढ़ना चाहें, तो प्रभात प्रकाशन की है एक बुक। इस बुक का प्राइस जैसे 350 है, तो ऑन एन एवरेज इतना ही होगा, 300 350। आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ, जहां हम पिछले एपिसोड में आए हुए कमेंट्स लेते हैं, और इस बार मैंने अक्षता को फ्री हैंड दिया कि आप जो कमेंट्स लेना चाहें। मेरे पास भी लिंक है तो मैं देख लेती हूँ। अच्छा, एक चिराग का कमेंट है, पीपल इन कर्नाटका डोंट वोट फॉर मूवी स्टार्स और फेमस क्रिकेटर। नो फिल्म स्टार हैज़ एवर बीन अ चीफ मिनिस्टर अनलाइक तमिलनाडु और आंध्रा। हाँ, आई थिंक हाँ है ऐसा। नहीं, हाँ एक्चुअली हाँ बोल सकती हूँ कि हाँ, ऐसे कर्नाटका में कभी एक फिल्म स्टार तो पॉलिटिशियन हुआ है, और अगर आप देखोगे उनकी हिस्ट्री में काफ़ी एमपीज एमएलएज वो सब फिल्म स्टार्स है, लेकिन चीफ मिनिस्टर आई थिंक चिराग इज़ राइट कि कभी नहीं हुआ है। एक कमेंट संकल्प का है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ग्रेट सरप्राइज, गुड टू सी के कविता जी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नाउ आई एम एक्साइटेड टू वॉच हर ऑन जमघट विद सौरभ जी। आरवम डिजर्व्स मच मोर अप्रिसिएशन। अगर आप लोग ऐसे ही जो साउथ इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं उनका इंटरव्यू देखना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखकर अक्षता से रिक्वेस्ट करिए, ताकि हर महीने वो कोई ना कोई एक ऐसे पॉलिटिशियन के साथ, या हर 3-4 एपिसोड बाद तो किसी ना किसी को एज अ गेस्ट लेकर आएँ और उनसे बातचीत हो, ताकि आपको भी उस राज्य के बारे में पता चले और मुझे भी पता चले। एक कमेंट है 2 days ago, जुर्नो जुबाना सोनल सुप्रीमेसी। ये मैं करती हूँ कमेंट्स के साथ, इसलिए मैं इतना स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि मेरे को 2-3 एम्बैरेसिंग सोनल कमेंट्स चाहिए। तो ज़्यादातर प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कमेंट्स में सोनल डाल दो। हाँ, मतलब मेरे और अक्षता के बीच में चलता है। मैं अक्षता को बताती हूँ कि नहीं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो अक्षता मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बैलेंस करती थी कि नहीं, आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। हेलो सोनल, एक और है पूरा हाथ के साथ। ऐसे कमेंट्स तो बहुत हैं कि वी लव अक्षता की हिंदी, वी लव अक्षता, वी रियली लाइक अक्षता। तो एक आखिरी कमेंट मैं और ले लेती हूँ, उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे ये वाला वीडियो। ये कमेंट है हार्दिक का। ओरिजिनल विक्रम वेदा ऑफ माधवन एंड विजय इज मच बेटर देन बॉलीवुड वर्जन ऑफ ऋतिक एंड सैफ। आई discontinued it in 15-20 minutes. Not aware about Super Deluxe. Now added in watch list. Nice explanation by Akshata. थैंक यू। देखो एंड सोनल वो तो मतलब डिसअपियर ही हुआ। तो जब अक्षता ऐसे हमें मूवीज़ रेकमेंड करती हैं या किसी नए गाने के बारे में बताती हैं, तो सिर्फ मेरा ही नहीं नॉलेज गेन होता, लोगों को भी बहुत पसंद आता है। तो आपने जो देख भी रखी हो, आप हमें वो रेकमेंड लेकिन कर वो सकते हैं। गाना चेक आउट कर लो, अभी मेरे मतलब इट्स पूरा स्टक इन माय हेड। तो ये एपिसोड खत्म होने के बाद मैं भी करूँगी। बाकी आप लोग कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कैसा लगा, क्या बेहतर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। क्यों